हेलो स्टूडेंट्स, के मैथ्स मास्टर में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का जो है पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें से प्रश्नावली ए के हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद प्रश्नावली एक ए के बाद जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली एक एक ए के बाद का ये एग्जाम्पल है। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। इसमें आपको बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या ऐसी होती है, जैसे परिमेय संख्या जो होगी वो करनी में होगी लेकिन पूर्ण वर्ग होगी। जैसे 4 हो गया, 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब 2 गुणे 2 इसका जोड़ा बनेगा तो ये बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो और करनी में हो तो परिमेय संख्या होगी। और पूर्ण वर्ग नहीं है और करनी में, जैसे ये करनी में 3 है तो पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये भी देखिए, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं, जैसे मान लीजिए 1 के बाद 0 है, फिर 1 की संख्या बढ़ गई, एक बार 1 आया था या 2 बार आया या 3 बार, ऐसे करके जब आता है कोई अंक एक बार आएगा, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे करके तो ये भी अपरिमेय होती है। इसमें 9 को देखेंगे, 9 तो 9 बाहर निकल जाएगा, इसका माना जाएगा 3, तो 3 आएगा। तो इसलिए ये संख्या जो है, ये संख्या आपकी परिमेय संख्या, मतलब करनी में 9, तो इसका आंसर हो जाएगा करनी में 9। करनी में 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। कोई ऐसी परिमेय संख्या है जिसका उत्तर शून्य हो, शून्य उत्तर वाली परिमेय संख्या है। तो और तथा एक अपरिमेय संख्या का भागफल, और इसमें एक अपरिमेय संख्या से भाग देना है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो इस पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। अपरिमेय संख्या से भाग देंगे इसमें तो हमेशा ये क्या आती है, अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। यदि आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं तो इसको याद रख सकते हैं कि एक शून्योत्तर अगर परिमेय संख्या है तो एक अपरिमेय संख्या का भागफल उसमें होगा तो अपरिमेय संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर। कोई एक परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। सॉरी, परिमेय संख्या नहीं है ये, परिमेय संख्या एक ले लीजिए। जैसे मान लो 2 ही ले लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, p बटे q। परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती है, और जहाँ q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। p बटे q के रूप में होंगे, q 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये 2 बटे में 1 हम लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो गई, p बटे q के रूप में हो गई। तो अगर 2 ही मान लो, केवल 2, और कोई अपरिमेय संख्या ले लीजिए जैसे करनी में 2, तो इनका अंतर करना है। तो करनी में 2 और करनी में 2 मिलाकर क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या आ रही है। तो कभी भी जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल करें, अंतर करें, गुणा करें, तो ये हमेशा क्या आएंगी, ये हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो सदैव अपरिमेय, इसका आंसर हो जाएगा सदैव अपरिमेय, ऑप्शन ए। चलिए यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब उदाहरण नंबर 4 देखिए। दिखाइए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी ऐसा दिया हो कि करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7, ऐसे करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको सिद्ध करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। और ऐसा क्वेश्चन जो होता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, और पूछा कितना बार है, लगभग हर बार पूछा है। 19 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में, ये लगातार पूछता आ रहा है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग हर बार एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला स्टेप करते हैं कि माना करनी में 3 एक
परिमेय संख्या, इसके विपरीत मानते हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या अगर परिमेय होती है तो p/q के रूप में होती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए करनी में 3 बराबर p/q ऐसा लिख सकते हैं, जहां p तथा q सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका मस 1 होता है, मतलब कि ऐसी दो संख्याएं जो सिर्फ स्वयं से या फिर 1 से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इन दोनों ये जो दोनों संख्याएं हैं, ये केवल 1 से विभाजित होंगी या फिर स्वयं से, तो ये यहाँ पे रहेंगी। अब देखिए, अब इतना है तो हम लिख सकते हैं कि p बराबर, अगर p को हम यहीं पे छोड़ें तो अगर हम p बराबर लिखना चाहें तो p बराबर q जाएगा 3 के पास, तो q करनी में 3 या फिर करनी में 3q हम लिख सकते हैं, करनी में 3q। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे हम कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करने पर दोनों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा कड़ी में 3 जो है बाहर निकल जाएगा, रूट में से ये हो जाएगा बाहर और ये हो जाएगा q²। अब देखिए, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब हम इसको चाहें तो ये लिख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, हम चाहें तो इसको ये लिख सकते हैं कि p² और बटे में 3 को भेज सकते हैं बराबर q²। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो p² है, p² 3 से विभाजित होता है, बटे में 3 है, इसका मतलब p² 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। होता है। जब p² 3 से विभाजित होगा तो p अलग से भी 3 से विभाजित होगा, p भी अकेला विभाजित होगा। अगर p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तब p भी 3 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? तब हम लिख सकते हैं कि जो p है, p बराबर हम लिख सकते हैं 3r। देखिए, ये p जो है, जब p² 3 से विभाजित हो रहा है तब p भी 3 से विभाजित होगा। तो p 3 से विभाजित होगा तो हम लिख सकते हैं ना कि p बराबर 3r। देखिए कैसे, जैसे अगर p मान लो कोई संख्या है, p बटे में 3 है, p अगर 3 से विभाजित हो रहा है, p का मान लो अगर 6 ही है, 6 लेते हैं तो 6 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका मान जो आएगा 3 दूनी के 6 2 बार में आएगा। तो हम इसको p बराबर 3r लिख सकते हैं ना। देखिए कैसे,
जैसे अगर ये 6 है, 6/3 है, 6/3 है, तो 6 का अगर इसमें भागा देंगे हम तो कितना बच जाएगा? अच्छा, 3 को उधर ले जाएंगे, 3 हो जाएगा। और 3 गुणे कोई संख्या एक ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 दूनी के 6, 2 बार में जा रहा है, तो 2 का अगर 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा ना। इसीलिए हम लिख सकते हैं P बराबर 3R, जहाँ पे 3 क्या है, सॉरी R क्या है, R एक पूर्णांक है, R एक पूर्णांक संख्या है, R कोई पूर्णांक है, जहाँ R एक पूर्णांक है, जहाँ R स्मॉल R एक पूर्णांक है, देखिए ये फिर से एक बार समझ लीजिए, जो P बराबर 3R हम लिखे हैं, तो ये P अगर 3 से विभाजित है, P/3 है, P/3, तो हम इसको चाहें तो P/3 है तो हम लिख सकते हैं। अब P में 3 का भागा देंगे तो किसी ने कोई कितना बार भी जा सकता है, कट जाएगा, क्योंकि P जो है 3 से विभाजित होता है। तो जब P 3 से विभाजित होता है तो P का अगर P में 3 का भागा देंगे, मान लो 2 बार ही जाएगा, अगर मान लो 6 है यहाँ पे तो लिख सकते हैं। और कोई संख्या कितनी बार गई है 3 से, अगर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे P की जगह पर अगर 6 है तो 3 का भागा देंगे 2 बार जाएगा, और ये जो 3 है ये हो जाएगा। तो 2 एक ऐसा पूर्णांक हो गया जो R का मान हो जाएगा, और 3 जिससे भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 6। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं P बराबर 3R। ठीक है, तो इतना लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, सॉरी दोनों पक्षों का वर्ग मत करिए। P बराबर 3R है, तो P का मान रख लीजिए। P का मान क्या आया था, तो P का मान इससे पहले वाले में जो हम लोग हल किए थे उसमें आया था ना कि P² बराबर 3Q²। तो इसी में P का मान रखिए, P का मान है 3R, 3R का होल स्क्वायर बराबर 3Q²। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख के 9R² 9R² बराबर 3Q²। अब यहाँ से हम देखेंगे तो जो 3 है, 3 से 9 को कटा देंगे, 3 3 लिख के 9, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3R² बराबर Q²। फिर हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि R² बराबर Q²/3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो है 3 Q² को विभाजित करता है, मतलब Q² 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, विभाजित होता है। होता है तो Q भी अगर Q² 3 से विभाजित होता है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। अब देखिए, अब हमको प्राप्त हो गया कि A में भी हम देखें, सॉरी इसमें P में भी देखें आप और Q में भी, दोनों में P और Q दोनों में एक के अतिरिक्त क्या है, एक अन्य गुणनखंड है। एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड है।
एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड है इसका, अन्य गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड मतलब अन्य गुणनखंड इसका एक है, मतलब अभाज्य गुणनखंड है HCF इसका जो है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं, हमने शुरू में लिखा आपको कि P/Q के रूप में होती है, और Q और Q क्या होते हैं, सअभाज्य होते हैं, सअभाज्य होते हैं। जहाँ पे सअभाज्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मशक केवल एक हो, मतलब केवल एक से ही विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो, तो केवल एक इनका मसा है। लेकिन हमने ये दिखा दिया कि एक के अतिरिक्त ये तीन से भी दोनों संख्याएं विभाजित हो जा रही हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो कथन था, हम कल्पना किए थे कि कर्णी में दो एक परिमेय संख्या, सॉरी कर्णी में तीन एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध हो रहा है। जब विरोध हो रहा है तो अतः हम कह सकते हैं कि कर्णी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे, अतः P तथा Q में, P तथा Q में एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त अतिरिक्त कम से कम एक अन्य, एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड अवश्य है, अवश्य है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है, एक के अतिरिक्त एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है, ठीक ना। लेकिन परिमेय संख्या में क्या होता है कि एक के अतिरिक्त कोई, सअभाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पे एक के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड तीन भी है, तो परंतु, तब लिखेंगे हम कि परंतु इस कथन का, इस कथन का या इस तथ्य का विरोधाभास, विरोधाभास होता है, होता है कि A और B सहभाज्य हैं, A और B, सॉरी A और B नहीं, P और Q, P और Q सहअभाज्य हैं। इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है। हमारी कल्पना, जो कल्पना किए थे कर्ण में तीन एक परिमेय संख्या, कल्पना की
कमी के कारण है कि कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, देखिए अपरिमेय संख्या है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।